नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर। मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, जहां लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर सदन में तीखी बहस छिड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बहस का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना सामान्य घटना नहीं है, यह अफसोसजनक है। स्पीकर किसी एक दल के नहीं होते। इसी दौरान अमित शाह ने विपक्ष को चुनौती दी कि उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर तो आइए, लेकिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ठीक नहीं है। अमित शाह ने आगे कहा, जब मैं यहां खड़ा हूं तो कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाऊंगा। हालांकि जो राजनीतिक आरोप पहले ही लगाए जा चुके हैं उनका मैं अवश्य जवाब दूंगा और मैं कड़ा जवाब दूंगा। तो आपको बता दें, विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है स्पीकर को लेकर, यानी कि ओम बिरला को लेकर के यहां पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। आपको बता दें, अगर एनडीए के समर्थन की बात करें तो लगभग 293 सांसद एनडीए के समर्थन वाले हैं और 238 जो कि महागठबंधन के पास है। यह आंकड़ा साफ तौर पर दर्शाता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है तो जो फैसला है फिलहाल वो एनडीए की तरफ रहेगा। और इसी को लेकर के शाम 5 बजे से अमित शाह ने लोकसभा के अंदर साफ कहा है कि जो स्पीकर होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है। राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। करे हुए राजनीतिक आरोपों का जवाब जरूर दूंगा, कस कर दूंगा, परंतु मैं राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। मान्यवर, हम सब स्पीकर के महत्व को जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष विधायी न्यायशास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके कार्यवाही के बारे में करे हुए फैसलों में सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती। मान्यवर, ये प्रोटेक्शन उनको संविधान ने दिया हुआ है और वो इसलिए दिया है कि स्पीकर निर्भीक रूप से अपना काम कर सके। और अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है कि व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखना। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अधीन आने वाले 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यह फैसला समिति की बजट बैठक में पास किया गया। समिति का यह कहना है कि यह कदम कहीं ना कहीं मंदिरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सभी फैसले को लेकर के रोक जो लगी है उसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही। समिति का यह कहना है कि कदम मंदिरों की पवित्रता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इस फैसले का असर सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई अन्य मंदिर पर भी ये लागू होगा। इनमें त्रियुगी नारायण मंदिर, नरसिंह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर और काली मठ मंदिर जैसे मंदिर भी शामिल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी इस मामले में बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यह फैसला सरकार के पास नहीं आया है। सरकार पहले इस मामले से जुड़े पुराने कानून को देखेगी, साथ ही तीर्थ पुरोहितों और अन्य लोगों से भी बातचीत की जाएगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस पर जो है तो खबर दिनेशपुर से है, जहां पर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर इकट्ठा हुए। यहां से उन्होंने जुलूस निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर प्रदर्शन किया। बाद में चौक पर ही पुतला दहन भी किया गया। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। उनका आरोप है कि महंगाई की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनका घर चलना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय हालात का हवाला देकर गैस के दाम बढ़ा रही है, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। तो
तो खबर गैरसैंण से है, जहां पर चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी विधायक सरकार को घेरने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक लखपत बिटोला ने विधानसभा अध्यक्ष पर ही सवाल उठा दिए। उनका यह कहना है कि विपक्ष के विधायकों की बात सदन में नहीं सुनी जा रही। लखपत बिटोला ने कहा कि जब भी विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। उनका आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा है कि सदन में सभी विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन अगर विपक्ष को ही बोलने नहीं दिया जाएगा तो यह सब ठीक नहीं होगा। विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा बहस छिड़ सकती है। गैरसैंण से आप देख सकते हैं, जहां पर विपक्ष का यह प्रदर्शन है, अंदर और बाहर दोनों जगह इसका प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, इस बार का जो सत्र है गैरसैंण में हो रहा है, पहली बार यह सत्र, और हाथों में तख्तियां लिए धामी सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा जा रहा है। लखपत बिटोला ने अध्यक्ष पर यह आरोप लगाए हैं। वार्षिक बजट पर लंबी चर्चा कराने की बात की जा रही है। आपको बता दें, 1,11,000 करोड़ का यह बजट उत्तराखंड में इस बार पेश किया गया है, जिसमें बताया गया कि यह सरप्लस बजट वाला राज्य, और उसको लेकर अब विपक्ष बार बार कह रही है कि यह भ्रष्टाचार है और इस बजट को लेकर लंबी बहस, लंबी चर्चा यहां पर करने की जो मांग है विपक्ष कर रहा है। आप देख सकते हैं, हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा सरकार, धामी सरकार पर यह निशाना साधा गया है। आप देखिए, जिस तरह से स्पीकर महोदय का रवैया है वो तमाम दिख रहा है कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है। विपक्ष से 22 विधायक की आवाज दबाई जा रही। अरे हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं और देश की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता चाहते हैं हमारी विधायक विधानसभा हमारी समस्याएं उठाए, उसके निदान के लिए काम करे, सरकार जवाब बनाए। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से भागे। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, साल में 7 दिन विधानसभा चलती है, 28 दिन की विधानसभा। ये सरकार 4.5 साल में 32 दिन विधानसभा चलाने नहीं दी गई, और उसमें भी जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है उस अकाउंटेबिलिटी से सरकार भाग रही है। ये सरकार इस प्रदेश को उस रास्ते पे ले जा रही है जहां बर्बादी है। मैं आज खुलेआम आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, ये सरकार, क्योंकि जिस तरह से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार प्राप्त है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे, जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही, जिस तरह से तमाम बेरोजगार बच्चों के भविष्य को आप देख रहे, आप सड़कों से आए होंगे। उत्तराखंड के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में इन दिनों एक मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है। बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अधीन आने वाले मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया है। इस फैसले के बाद राजनीति भी तेज हो चुकी है। विपक्ष के विधायक इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि यह प्रस्ताव सनातन धर्म के सम्मान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन सरकार को इस पर साफ बात रखनी चाहिए। उनका यह कहना है कि सभी पक्षों में बातचीत होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे। वहीं दूसरी तरफ आशा नौटियाल ने मंदिर समिति के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हर धार्मिक स्थल का, हर धर्म के धार्मिक स्थल का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मेरा धर्म भी आदर करता है और सम्मान करता है। मुझको मालूम है कि हर की पैड़ी पर नहीं जाना, तो मैं नहीं जाता। मेरी पार्टी के प्रभारी और आते हैं वो लोग, मैं साथ होता हूं, तो उन्हें जाना हुआ, मैं रुक गया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना वहां पर। जहां जरूरत नहीं है वहां किसी भी धर्म के स्थान पर जिस दूसरे की जरूरत नहीं है उसका जाना मैं व्यक्तिगत रूप से, कानून हो या ना हो, मैं खुद अनुचित मानता हूं। लेकिन इसकी आप अगर समय देखें तो समय पर आकर वाकई एक प्रश्न चिन्ह लगता है। आज की तारीख में चाहे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार हो, मोदी जी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। जो उन्होंने वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनकी छवि उभर कर आई है। देखिए, मंदिर में जो भी आता है आस्था से आता है, और केदारनाथ दुनिया के आस्था का केंद्र है, श्रद्धालुओं का केंद्र है। तो मंदिर के अंदर अगर मंदिर डीकेटीसी ने निर्णय लिया है तो मैं उनके निर्णय का स्वागत करती हूँ, क्योंकि इस बात को मैं भी पिछली बार मैंने भी कहा था कि मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रतिबंधित होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने निर्णय लिया, स्वागत योग्य है। मैं बहुत बहुत
तो उत्तराखंड के गैरसैंण में चल रहे विधानसभा बजट सत्र के बीच कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसी बीच उत्तराखंड पुलिस के मुखिया दीपम सेठ ने पुलिस बल से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। डीजीपी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे समय में कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ काम करती है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिन जगहों पर कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, वहां पहले से ही पुलिस फोर्स लगाया गया है। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों की समय समय पर ब्रीफिंग की जाती है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत और सही तरीके से कार्रवाई की जा सके। तो गैरसैंण में अभी आपको बता दें विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में डीजीपी ने पुलिस अफसरों के साथ ये बातचीत की, हौसला अफजाई की और उन्हें बताया है कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है जब राज्य के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा हो। तो ऐसे में जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर पूरी पैनी नजर रखने की बात उनको कही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साफ तौर पर पुलिस अफसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में संवेदनशील जगहों पर जहां पर खास तैनाती की जरूरत होती है, खास मुस्तैदी की जरूरत होती है, उसको लेकर के भी यहां पर तमाम जो मार्गदर्शन है वो डीजीपी की तरफ से यहां दिए गए। देखिए, आज यहाँ गैरसैंण का जितना कुछ चल रहा है तो इसमें थोड़ा समय निकालकर आज हम लोग ने अपना जितना फोर्स यहाँ लगा दिया, उनसे एक अनौपचारिक हम लोग इंटरेक्शन वार्ता करके उनका फीडबैक और उनके सुझाव और यदि कोई किसी की कोई समस्या हो वो जानकारी जरूरत। जैसा आपने स्वयं बताया कि एक विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत अहम एक जिम्मेदारी रहती है पुलिस विभाग। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भी आया है कई जनपदों से, और उसके बाद जो विभिन्न कानून व्यवस्था के चैलेंज रहते हैं, धरना प्रदर्शन रहते हैं, उनके लिए पहले से बहुत गहन प्लानिंग की जाती है। किन ड्यूटी पॉइंट्स पे कहाँ पे हमें फोर्स को लगाना है, उनकी ब्रीफिंग होती है। तो एक चैलेंजिंग कार्य रहता है विधानसभा सत्र के दौरान, बट फोर्स पूरी तरह मोटिवेटेड रहती है, ट्रेंड है और वेल ब्रीफ्ड है, तो इसके लिए भी कार्रवाई करते हैं। तब खबर पौड़ी से है, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारी विद्युत विभाग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि सरकार बिजली क्षेत्र में निजीकरण लाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद में लाने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों का यह कहना है कि अगर यह बिल लागू होता है तो इसका असर बिजली विभाग के कर्मचारियों और आम लोगों दोनों पर पड़ेगा। कर्मचारियों ने विद्युत वितरण खंड पौड़ी के अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने यह बताया कि 10 मार्च को देश भर में बिजली विभाग के कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों से बाहर निकलकर विरोध कर रहे हैं। तो निजीकरण को लेकर के बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। पौड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर यहां बिजली कर्मचारियों की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। सरकार के खिलाफ यहां पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की है। अमेंडमेंट बिल को लेकर यहां पर नाराजगी कर्मचारियों के अंदर देखने को मिल रही है। बिजली कर्मचारियों का यह जोरदार प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लाया जा रहा है, इसका हम पुरजोर मतलब एक सिरे से खारिज करने की मांग करते हैं। इस पूरे बिल में जो उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े बड़े घराने हैं, केवल उनके फायदे की बातें हैं, बाकी जनता के हितों की कोई बात नहीं की जा रही है। जैसे बिजली का लाइसेंस उनको देने की बात की जा रही है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बिना किसी उसके फ्री में देने की बात की जा रही है, जबकि जनता की टैक्स के और गाड़ी कमाई से सारी हमें लाइनें बिजली के सब बने हैं, वो उनको एक तरफ से देने की कार्रवाई की जा रही है और उसका कोई फायदा जनता को नहीं मिलेगा अगर उनको दे दिया गया तो। सरकार से हम ये मांग रखते हैं कि संसद में जो कानून लाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2025 को निरस्त किया जाए और इसको लोकसभा में पारित ना होने दिया जाए, क्योंकि वो जनता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत नुकसानदेह है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2025 संसद में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम आज जिला पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय में अपने डिवीजन कार्यालय में हैं और इस विरोध प्रदर्शन द्वारा हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट में पिथौरागढ़ जिले से जुड़े एक मामले पर सुनवाई हुई है। यह मामला पिथौरागढ़ की तहसील क्षेत्र के चुनैती गांव में बन रही एक सड़क को लेकर है। जानकारी के अनुसार गांव में वन विभाग की जमीन पर बिना अनुमति की सड़क बनाई जा रही है। इस मामले को लेकर गांव के रहने वाले भास्कर चंद्र जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि वन भूमि पर सड़क बनाने के लिए ना तो जरूरी अनुमति ली गई और ना ही नियमों का पालन किया गया। साथ ही आरोप लगाया है कि सड़क बनाने के दौरान कई हरे पेड़ भी काट दिए गए, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के खंडपीठ ने फिलहाल सड़क निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के सचिव से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अब सभी की जो कार्रवाई थी उसकी प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जनहित याचिका भास्कर चंद्र जोशी जी ने ये ग्राम सुनीति तहसील पिथौरागढ़ तहसील थल जिला पिथौरागढ़ वाले दाखिल करी। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट की जमीन में अवैध रूप से प्राइवेट रास्ता बना देते, जिसमें माननीय न्यायालय ने आज संज्ञान लिया, जिसमें सरकारी वकील जो आज अपील हुए उन्होंने कुछ रिपोर्ट दाखिल करी। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि कुछ कार्रवाई उन्होंने करी लेकिन पूरी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने फर्दर उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन जो रोड का हो रहा है उसमें उसको स्टे कर दिया और सचिव उत्तराखंड सरकार इनसे जवाब मांगा है कि क्या कार्रवाई फर्दर करी है वो कराए, बाकी उनको नोटिस कर दिया है। अगली सुनवाई तारीख लगी है। रिपोर्ट सरकार को दाखिल करनी है कि फॉरेस्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई और क्या। तो खबर नैनीताल से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में महिला आयोग की उपाध्यक्ष और सदस्यों ने महिलाओं की समस्याएं सुनी। जिले के अलग अलग इलाकों से आई महिलाओं ने अपने साथ हो रही परेशानियों का आयोग के सामने रखा है। कई महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, तलाक, संपत्ति विवाद और मारपीट जैसी समस्याओं की शिकायत की। इस मामले में महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो ने कहा कि राज्य सरकार और महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो नैनीताल से खबर है, जहां पर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी शिकायत लेकर महिलाएं वहां पर पहुंची थी। महिला आयोग की जन सुनवाई में ये शिकायतें महिलाओं ने दर्ज कराई थी। अलग अलग तरीके की जो समस्याएं हैं महिला दिवस पर यहां महिलाओं की तरफ से सुनी गई, ताकि समय रहते इन सभी का समय पर निस्तारण किया जा सके। घरेलू हिंसा, दहेज की शिकायतों के साथ और ऐसी तमाम समस्याएं जो कि महिलाएं आए दिन अपने साथ झेलती हैं, उसको लेकर के महिला दिवस पर ये सभी समस्याएं सुनी गई। और इसके साथ साथ पुलिस को भी आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द सभी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया जाए, ताकि महिलाओं को आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे जो महिला आयोग ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा था। इसमें बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ और इसमें बहुत सारी समस्याएं आई, जिसमें महिला का मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और पॉक्सो से लेकर संबंधित और बहुत सी संपत्ति विवाद से संबंधित और घरेलू हिंसा से संबंधित समस्या। तो खबर विकास नगर से, जहां चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ के साथ मारपीट करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी 2026 की शाम को ये घटना यहां पर हुई थी। उसी दौरान ये कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए गए। सत्ताईस फरवरी 2026 की शाम करीब 5:30 बजे चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल अपने कार्यालय कालसी से हरिपुर होते हुए
यमुना नदी की ओर जा रहे थे। उसी दौरान उन्हें नदी की तरफ से एक डंपर आता हुआ दिखाई दिया। शक होने पर वो उसका वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और एसडीओ के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, सरकारी काम में भी बाधा डाली गई है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद एसडीओ की शिकायत पर कोतवाली विकास नगर पुलिस ने मनीष चौहान और अरुण चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब रुद्रप्रयाग से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां गैलेक्सी होटल में हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 7 मार्च की शाम होटल प्रबंधन ने पुलिस को यह सूचना दी कि एक कमरे में ठहरी महिला बेहोशी की हालत में पड़ी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में यह पता चला कि मृतक महिला काजल, उम्र करीब 30 साल, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली थी। घटना के बाद दोनों आरोपी कमरे में ताला लगाकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से दोनों को हरियाणा के चीका क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। तो रुद्रप्रयाग होटल हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें पुलिस ने इस पूरी हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। महिला की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी सर्विलांस की मदद से दोनों को हरियाणा के चीका क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। लिव इन पार्टनर और दोस्त ने मिलकर यह हत्या की थी। आरोपी ने विवाद के बाद चुन्नी से गला घोट दिया, यानी कि महिला के साथ जब उसका विवाद हुआ तो उसने चुन्नी का सहारा लेकर इस महिला का गला घोट दिया। रुद्रप्रयाग में यह होटल हत्याकांड हुआ था, जिसको लेकर के अब बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। महिला की हत्या करने वाले दोनों आरोपी को हरियाणा के चीका क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए ये गिरफ्तारी की गई। लिव इन में रह रहे दोनों लोगों ने यह हत्या की है। जैसा कि आप सबको विदित है, 7 मार्च 2026 की देर शाम 8 बजे कोतवाली रुद्रप्रयाग में एक सूचना प्राप्त होती है कि गैलेक्सी होटल रुद्रप्रयाग में एक महिला बेहोश हालत में मिली है, जिसके सूचना मिलने पर हमारे द्वारा तत्काल महिला को उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर मृतका को मृत घोषित किया गया, काजल को मृत घोषित किया गया। इसके उपरांत हमारे द्वारा जब इसमें जानकारी इकट्ठा करके तस्दीक किया गया तो मृतका की पहचान काजल पुत्र पप्पू, जिला कुरुक्षेत्र निवासी के रूप में हुई थी और ये पता चला कि उसके साथ 2 अन्य लोग भी यहाँ पर आए थे, जिनकी पहचान अरुण और अक्षय के नाम पर हुई थी, जो दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। हमारे द्वारा पता चला कि काजल और अरुण दोनों पति पत्नी के रूप में पिछले 4 साल से रह रहे थे। उनका पूर्व में भी एक बच्चा था और दोनों परिवार वालों को जानकारी थी कि ये एक साथ रह रहे हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। हमारे द्वारा लगातार इनका पीछा किया जा रहा था टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलेंस के द्वारा और हमारी टीम को इसमें सफलता हाथ लगी थी। 10 तारीख को थाना चीका पटियाला रोड से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। तो उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद से इस वक्त हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक तेंदुए ने अचानक 5 साल के मासूम बच्चे पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना कोतवाली ठाकुर द्वारा क्षेत्र के दलपतपुर गांव की है, जो उत्तराखंड की सीमा के पास स्थित है। गांव निवासी रवि के 5 वर्षीय बेटे मोक्ष पर तेंदुए ने अचानक ये हमला कर दिया है। दरअसल तेंदुआ बच्चे के जबड़े में पकड़ कर ले जाने लगा। उसके बाद बच्चे के माता पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए से भिड़कर अपने बच्चे को छुड़ा लिया। इसके बाद बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। साथ ही यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में अब स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर स्थिति और रोजगार की कमी लगातार लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति, रोजगार की कमी और जंगली जानवरों का बढ़ता हुआ आतंक पहाड़ों से पलायन का मुख्य कारण बन रहा है। राजपाल बिष्ट ने कहा कि भाजपा सरकार इस समस्या का कोई सही समाधान ढूंढ पाने में नाकाम रही है। तो कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पलायन रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, यह हिदायत राजपाल बिष्ट की तरफ से दी गई है। पहाड़ों से लोगों का
माइग्रेशन अब लगातार बढ़ता जा रहा है और पलायन अपने आप में एक गंभीर मुद्दा उत्तराखंड के लिए हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति बड़ी वजह इस जगह बनी है। आपको बता दें, ये तस्वीर आप पौड़ी की देख सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते कई ऐसी सुविधाएं हैं जो यहां पर नहीं पहुंच पाती। रोजगार की कमी है, जंगली जानवरों का डर है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसके चलते यहां से लोग पलायन कर रहे हैं। उसी को लेकर कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने ये सवाल खड़े किए हैं, सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि ये जो पलायन लगातार यहां पर किया जा रहा है, हो रहा है, इस पर सरकार किसी प्रकार से रोक नहीं लगा रही है, जो कि इस जिले के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य का जो हमारा ढांचा है वो बिल्कुल पहाड़ों में खत्म है। तो आखिर आदमी पहाड़ों में रहे तो रहे क्यों? रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आपने कृषि खत्म कर दी है, तो इसलिए पलायन बढ़ रहा है। और एक बहुत ही वो स्थिति इस समय नाजुक स्थिति पहाड़ों की बन चुकी है कि जबकि गांव के गांव खाली हो रहे हैं और गांव से जो पलायन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो मसूरी से करीब 20 किलोमीटर दूर नौथा गांव में लोग गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। गांव के पास जो प्राकृतिक पानी और नहरें हैं, उन्हें सीवरेज का गंदा पानी गिर रहा है उसमें। गांव के लोग कहते हैं कि गंदा पानी खेतों तक पहुंच रहा है, जो वहां के फसलें हैं वो खराब हो रही हैं और मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। घरों में बदबू फैल चुकी है। ग्रामीण मोहन सिंह, प्रेम सिंह, प्रभा देवी, सूरत सिंह और चंपा देवी ने कहा कि अगर जल्दी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे और 2027 के चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अधिशासी अभियंता ने कहा है कि प्लांट का काम कर रहे ठेकेदारों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे और नया ठेकेदार लगाया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं मसूरी की। ये लोग यहां पर जो प्राकृतिक पानी आता है उसमें सीवर का पानी लगातार गिर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी विपदा है, क्योंकि पानी वो चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है जीवन में। और ऐसे में इस पानी में ये गंदगी मिलकर आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर ये पानी साफ नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये लोग इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ 2027 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार भी यहां पर किया जाएगा। आप देख ही रहे, वैसे आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे नौथा पे आए हैं, तो आप देख ही रहे यहाँ की स्थिति। यहाँ लगभग 2-3 साल से जो है काफी परेशानी हो रही सर हम लोगों को। यहाँ पे जो भी ऊपर सटी टैंक अभी मसूरी नगर पालिका बना है, उसका जो मतलब ओवरफ्लो का पानी होता है वो डायरेक्ट नीचे नाले में डाल देते हैं, तो उसके नीचे ही हमारा गाँव है। तो पानी हमारे जो गाँव के खेतों में गाय बकरियां और बर्तन और कपड़े वपड़े धोने के महिलाओं के काम में आता है। तो इससे जो है काफी दिक्कतें आ रही है सर, लोग बीमार भी हो रहे हैं। और खेतों में भी जैसे सब्जियां बो रखी है या कुछ भी फसल है तो सर खेतों में बो तो लेते हैं, लेकिन खेतों में जाने की इच्छा नहीं होती है जब इतनी बदबू आती है इस पानी में। खेतों में पूरा काला पानी आ रहा है। आज से नहीं 5-7 साल हो गए हैं और 5-7 साल से लगातार जो है हम इनको इस सूचना को भेजते रहते हैं। तो जब अब अंतिम समय है इसका, बहुत परेशान है, पशु हमारे बीमार है, मनुष्य बीमार है, खेतों में साग सब्जी जो भी अनाज बोते हैं उसको सही रूप में हम घर नहीं ले जा पा रहे। कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदगी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है खेतों में। तो बहुत सारी समस्या है। अब लास्ट क्या कर सकते हैं? सरकार के साथ लड़ तो हम सकते नहीं है साथ, क्योंकि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पर अपना जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब हमने यही उम्मीद बना रखी है, प्लान कर देंगे, छोड़ देंगे गांव को, इधर उधर कहीं दूर बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। जब से इन्होंने ये पानी गांव में छोड़ा है तो परेशान है सर। टेम्पोररी सॉल्यूशन तो ये है कि मतलब हम वहाँ सोकपिट बनवा रहे हैं और सोकपिट बहुत जल्द बन जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा और उसके बाद सोकपिट में चला जाएगा पानी, तो लोग परेशानी जो हो रही है वो नहीं होगी। और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है तो उसके लिए हम एक एस्टीमेट शासन को भेज रखे हैं, लगभग 78 लाख की एस्टीमेट है, जो कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो वो काम हो जाएगा, जिससे मीन्स की वो जो नहर है वहाँ पे वो वहाँ से हटकर कहीं गाँव के नीचे चला जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी फिर गाँव। तो ऐसे में जो एसटीपी प्लांट संचालित कर रहे थे उनकी भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ये तो कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं कि उसकी एसटीपी चला रहे हैं मीन्स की उसका अगर ठीक से नहीं चला है तो गंदा पानी छोड़ दिया है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तैयार बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज टीवी इंडिया पर।